तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू यंग मिस से कहता है कि अब मैं जहां पर तुम्हारी बॉडी को एक्टिवेट करने वाला हूं, इसलिए जहां पर शोर मत मचाना, और इसी के साथ ही वो मेरिडियन पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है। तो यंग मिस तो थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी होती है, लेकिन हमारा जू जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके थप्पड़ को अवॉइड कर लेता है। पीछे हटने के बाद से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये थप्पड़ खा लेना चाहिए था। तो यंग मिस वहां पर पीछे होकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने कहा कि तुम्हारा नाम वैन जून है, क्या यही बात है? फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर किसी के रूम के अंदर इस तरह से नहीं घुसना चाहिए? तुम्हारा जू से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पर किसी को भागते हुए तुम्हारे रूम की तरफ आते हुए देखा। मुझे असल में ये भी नहीं पता था कि ये रूम तुम्हारा है। जब मैंने किसी को देखा तो मैं उसका पीछा कर रहा था और उसका पीछा करते करते मैं यहाँ पर आ गया, तुम्हारी बातें सुन ली और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। साथ ही मासू अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है लेकिन सबसे पहले प्लीज यहाँ पर अपने कपड़े ठीक कर लो, तुम्हारा कुछ नजर आ रहा है। तो यंग मिस जो होती है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाती है और साथ ही वहां पर अपने कपड़े ठीक करना शुरू कर देती है। वो अपने कपड़े ठीक करने के बाद से कहते हैं क्या बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो? तुम्हारा जू से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें जो भी मदद चाहिए हो मैं करने को तैयार हूँ, बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो से कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो यंग मास्टर, बताओ तो सही तुम मेरे लिए करोगे क्या? तो हमारा जू से कहता है बस कह के देखो तुम यहाँ पर मुझसे क्या करवाना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा। मैं यहाँ पर यही तो करने के लिए तुम्हारे पास आया और तुमसे यही तो बात कह रहा हूँ। तो यंग मिस वहां पर सोच रही होती है कि आए जो बंदा है कौन अचानक से यहाँ पर घुसा है और कह रहा है कि मेरी मदद करना चाहता है, क्या मैं यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा करूँ? क्योंकि मैं कंप्लीट स्ट्रेंजर के ऊपर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फिर साथ ही वो से कहती है लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए ये कितनी सेफली अंदर एंटर हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये एक मार्शल राम का पीक का मास्टर है, यानी कि बाहर 50 सोल्जर्स पहरा दे रहे हैं लेकिन उन सभी को चकमा देकर ये अंदर आ गया, जहां तक कि वान साहब इसको महसूस नहीं कर पाई। तो अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा करूं तो ये मुझे यहाँ पर से बाहर निकाल सकता है। तो वो आगे से हंसना शुरू कर देती है। तो जू से कहता है कि इसमें फनी क्या है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। यंग मिस से कहते हैं कि थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर रो रही थी कि कोई तो यहाँ पर काश मेरे लिए उम्मीद की किरण बने, लेकिन अब देखो यहाँ पर ऊपर से मेरे लिए एक रस्सी फेंकी गई है कि मैं इसके साथ लटक कर बाहर निकल सकती हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मुझे बाहर निकाल सकते हो, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे बाहर निकाल सकते हो? तो हमारा जू कहता है कि ये कौन सी रस्सी की बात कर रही है, कौन सी उम्मीद की किरण की बात कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो से कहते हैं कि तुम इन सारी बातों को छोड़ो, बस यहाँ पर मुझे ये देखना है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो और मुझे यहाँ पर से बाहर निकाल पाओगे या नहीं। तो यंग मिस अपना नाम बताते हैं कि उसका नाम डोगू जूलैन है और वो नादरन ब्लेड एसोसिएशन के मास्टर की बेटी है। वो से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर से मुझे बाहर निकाल सकते हो, क्या तुम यहाँ पर इस जगह से यानी नादरन ब्लेड एसोसिएशन से तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हें अपना बेनिफैक्टर मानूंगी और जहाँ कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर तुम्हें मदद करूंगी। तुम्हारा जू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, मुझे लगता है कि पहले तुम्हें यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, हम लोग अभी यहाँ पर से निकलते हैं। तो वो कहते हैं नहीं अभी नहीं, प्लीज क्या तुम कल इस वक्त सेम टाइम के ऊपर यहाँ पर आ सकते हो? तुम्हारा जू कहता है क्या कल इस वक्त सेम टाइम के ऊपर, आज क्यों नहीं? तो वो से कहती है कि बस यहाँ पर मुझे तो तैयारी के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा, क्या तुम कल इस समय यहाँ पर आ सकते हो? तुम्हारा जू कहता है हाँ क्यों नहीं। जब हमारा जू वहां पर पैलेस के अंदर यंग मिस के साथ बातें कर रहा होता है, सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ कुछ अजीब हो जाता है। वहां पर वाटर फ्रंट पवेलियन का सीन दिखाते हैं कि हमारी आयोन जो होती है, आयोन क्योंकि बार बार उसके रूम में आती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, इसी वजह से वो बार बार उसके रूम में उसे देखने के लिए आती है और कहती है कि यंग मास्टर क्या तुम आ गए, लेकिन वो अपने रूम के अंदर नहीं होता। तो हालांकि वो हर 15 मिनट के बाद वहां पर आ रही होती है, 15 मिनट के बाद आकर चेक करती है कि वो रूम में आया है या नहीं। तो इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जब वो काफी देर तक यहाँ पर आती है, यानी काफी बार वहां पर आती है, तो वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यंग मास्टर को नादरन ब्लेड एसोसिएशन वालों ने किडनैप कर लिया है। तो ये सोचने के बाद वो चिल्लाती हुई सीधी अपने ब्रदर नैमगोंग के पास जाती है और जाकर उसे बताती है कि यंग मास्टर को किडनैप कर लिया गया। तो नैमगोंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर पहले से इस बात का शक था कि वो लोग इस तरह की कोई हरकत जरूर करेंगे। इसी वजह से नैमगोंग भी वहां पर और कुछ भी नहीं सोचता, वो भी सीधा यही कह देता है कि उन लोगों ने यहाँ पर से किडनैप कर लिया है। तो वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो तीनों कमीने जो हमारे पीछे खड़े थे उन लोगों की इंटेंशंस मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वहां पर तो हिमली मॉन्क आ गए थे, यानी कि मास्टर जीगोंग ने आकर हमें बचा लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि उन तीनों कमीनों ने यंग मास्टर जू को किडनैप कर लिया है और उसे उठाकर सीधे अपने एसोसिएशन लीडर के पास लेकर गए होंगे। तो यंग मास्टर पैंग उसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, हम लोग इस वक्त उनकी टेरिटरी में वो लोग कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे जाकर अपने अलायंस लीडर से बात करनी होगी, मैं 5 क्लैन के अलायंस लीडर जो यहाँ पर आए हैं उनसे जाकर इस बारे में बात करता हूँ और वो लोग जाकर इस मसले को इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि वही जाकर पैलेस के अंदर इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्या उन लोगों ने हमारे यंग मास्टर को किडनैप किया है या नहीं। तो वो जल्दी से अपने मास्टर के पास जाता है, जाकर उन्हें बताता है कि हमारे दोस्त जेड फेस डिवाइन ड्रैगन को किडनैप कर लिया गया है। जबकि ये खबर जो होती है वहां पर फैल जाती है और एक मॉन्क जो होता है वहां से जीगोंग के पास भी जाता है, जाकर उन्हें सारी बात बताता है कि यंग मास्टर जू को किडनैप कर लिया गया है, वो कहीं पर गायब हो गए। तो मास्टर जीगोंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हैं? चलो ये बात तो मानने लायक है
कि उन लोगों के साथ उसने बुरा किया, यानी कि उनकी स्क्वाड को बुरी तरह से पब्लिक में पीट दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो यंग मास्टर जू जो कि जिसके पास शाओलिन की मार्शल आर्ट्स हैं वो उसे किडनैप कर ले। मुझे जाकर उनसे बात करनी होगी। अगर वो लड़का वाकई में यहाँ पर मास्टर हुईनिंग के मंत्राज को मास्टर कर चुका है, मास्टर हुईनिंग का डिसेंडेंट है, इसका मतलब है कि हमारे शाओलिन टेंपल में उसकी रिस्पेक्ट और उसका स्टेटस बहुत ज्यादा हायर है। हम लोग किसी ऐसे बंदे को किडनैप कैसे होने दे सकते हैं? मैं खुद जाकर लोगों से बात करता हूं। मुझे जाकर एसोसिएशन लीडर से इस बारे में बात करनी पड़ेगी और वो कहता है कि नादरन ब्लेड एसोसिएशन के लोगों से डायरेक्टली इस बारे में बात करते हैं। और दूसरी तरफ ब्रदर नेमगोंग जो था वो अपने मास्टर को सारी की सारी बात बता रहा था कि रेस्टोरेंट में क्या हुआ था, वहां पर डिवाइन फेस ड्रैगन ने वहां पर लोगों के साथ क्या किया, उनकी लॉ एनफोर्समेंट जो स्क्वाड थी और वहां पर कैप्टन वो था, उन लोगों को बुरी तरह से उसने पीटा था। इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नादरन ब्लेड एसोसिएशन के लोग जो है वो ब्रदर जू से ग्रज रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने उसे बदला लिया है। तो ये बात सुनने के बाद अलायंस लीडर उसे कहता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कमीने लोग यहाँ पर दिन दहाड़े किसी को किडनैप कर रहे हैं? वो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, वो यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन के नाम से काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने उस लड़के को किडनैप कर लिया। ये बात सुनते उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो सभी लोग कहते हैं कि ये कौन चिल्ला रहा है। तो हमारे बैगर किंग वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि उनका जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है और उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिली होती है। तो वो चिल्लाकर कहता है किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मेरे यंग मास्टर को किडनैप करने की? मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बताओ कि यहाँ पर किसने क्या किया। वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास से लेते हैं, उन्हें सारी बात वहां पर बताई जाती है और इसी के साथ ही वो सीधे एसोसिएशन हॉल लीडर के रूम के अंदर चले जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ से नादरन ब्लेड एसोसिएशन का जो लीडर होता है डोगो हैंटियान, उसे भी मैसेज मिलता है कि बैगर किंग यहाँ पर आया। तो वो कहता है क्या बैगर किंग यहाँ पर आए हैं? ग्रैंड गैंग लीडर, उसका यहाँ पर क्या काम है? वो यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे? वो साथ ही वो कहता है कि जब मेरे फादर रिटायर हुए थे तब से ग्रैंड गैंग लीडर वो भी यहाँ पर नहीं आए, वो कभी दिखाई नहीं दिए और आज अचानक वो यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे? और इसी के साथ ही मास्टर हैंटियान जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ भागते हुए वहां चले जाते हैं और कहते हैं कि सभी लोग रास्ते से दूर हटो, मुझे जाकर उनको वेलकम करना होगा। तो दूसरी तरफ से एल्डर्स जो होते हैं वो काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अचानक से एसोसिएशन लीडर को क्या हो गया? वो सिर्फ और सिर्फ एक बैगर किंग के लिए इतनी तेजी के साथ भागते हुए क्यों जा रहे हैं? जबकि दूसरा साथी उसे कहता है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर मास्टर डोगू हैंटियान के जो फादर थे, यानी कि यहाँ पर पावरफुल फिगर नादरन ब्लेड एसोसिएशन के पुराने लीडर जो थे, उनके बैगर किंग के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे। ये कह लो कि वो दोनों एक दूसरे के भाई ही थे, यानी कि दोनों दोस्तों की तरह दोस्त थे, यानी कि भाइयों की तरह थे। और ये भी कहा जा सकता है कि जितने पावरफुल यहाँ पर इसके फादर डोगू हैंटियान है उतने ही पावरफुल बैगर किंग भी है, यानी कि इस वक्त वो पुरानी म्यूरियम के सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में शामिल है। इसी वजह से उनका बेटा ये तो नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से यहाँ पर बैगर किंग और उसके डैड के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाए, क्योंकि बैगर्स के साथ पंगा लेना ये हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जो है वो बैगर किंग और उसके बैगर्स ही चलाते हैं। डोगू हैंटियान जो होते हैं वो जल्दी से भागते हुए अपनी एसोसिएशन के मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर बैगर किंग होते हैं। तो उसे कहता है कि सर प्लीज शांत हो जाएं, हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी अपनी इस एरिया में ढूंढ रहे हैं, हम लोग अपनी नादरन ब्लेड एसोसिएशन में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें मिल नहीं रहा। तो बैगर किंग गुस्से के साथ से कहता है कि तुम्हारी नादरन ब्लेड एसोसिएशन क्या इतनी बड़ी है, क्या पूरे कंट्री जितनी बड़ी है, जो तुम्हें अभी तक वो मिल नहीं रहा? इतना बड़ा तो तुम्हारा एसोसिएशन है नहीं, इतनी छोटी सी एसोसिएशन है, और तुम्हें यहाँ पर हमारा यंग मास्टर क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बैगर किंग तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। तो क्या ये लोग यहाँ पर जू को ढूंढ पाएंगे? तो क्या वाकई में यहाँ पर इन लोगों ने जू को किडनैप किया? क्योंकि आपको तो पता है कि जू किडनैप नहीं हुआ। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब बैगर किंग जो होते हैं वो मास्टर डोगू हैंटियान से कहता है कि क्या तुम्हारा ये नादरन ब्लेड एसोसिएशन इतना बड़ा है कि तुम यहाँ पर एक लड़के को नहीं ढूंढ पा रहे? अगर वो लड़का यहाँ पर नहीं मिलता तो फिर सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे पूरे की पूरी नादरन ब्लेड एसोसिएशन को उल्ट पुल्ट कर दूंगा, सभी लोगों को मार डालूंगा अगर वो बंदा यहाँ पर नहीं मिलता। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तो बैगर किंग उससे धमकी देते हैं और उसे कहता है कि मैं अपनी 1 लाख बैगर्स की आर्मी को लेकर यहाँ पर आऊंगा, जितने बैगर्स है सभी को इकट्ठा करूंगा, तुम्हारे नादरन ब्लेड एसोसिएशन को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा, यानी कि सभी लोगों को मार डालूंगा। तो जरा सोच लो क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो ये बात सुनने के बाद डोगू हैंटियान काफी हैरान हो रहे होता है कि आखिर वो लड़का है कौन जिसके ऊपर मैंने अभी हाथ भी नहीं डाला। यहाँ पर बैगर किंग खुद यहाँ पर आ गए हैं उसके बारे में बात करने के लिए। तो बैगर किंग वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तो वो कहता है कि बैगर किंग इस तरह के इंसान है कि पिछले कई सालों से किसी ने इनको देखा भी नहीं है और आज यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसको मैं सही तरह से जानता भी नहीं हूँ। यहाँ तक कि मास्टर जीगोंग भी यहाँ पर है। चलो मास्टर जीगोंग के बारे में तो ये कहा जा सकता है क्योंकि उस लड़के ने अगर वाकई मास्टर हुईनिंग यानी कि 6 पैट्रियार्च की मार्शल आर्ट यानी कि इनकी जो शाओलिन टेंपल की मार्शल आर्ट्स है वो परफॉर्म की थी, तो उस वजह से हो सकता है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ अपनी शाओलिन की मार्शल आर्ट्स को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन बैगर किंग का तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि यार वो यहाँ पर इस बंदे के लिए इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं। वो लड़का वाकई में यहाँ पर इतना ज्यादा खास हो सकता है कि 2 बहुत ही पावरफुल लोग यहाँ पर उस लड़के के लिए मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मुझसे आकर पूछ रहे हैं कि वो लड़का कहाँ पर गायब हो गया है। अभी तक हम लोग यहाँ पर ह्यूमन डिस्ट्रॉयर को नहीं ढूंढ पाए, ऊपर से अब यहाँ पर एक नया लड़का निकल आया जो अपने आप को डिवाइन ड्रैगन कहता है। जेड फेस डिवाइन ड्रैगन
को ढूंढना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आखिर वो बंदा कहां पर जाकर छुप गया है, जबकि यहीं पर हमारी साउथर्न ब्रिलेड एसोसिएशन के मास्टर को भी दिखाता है कि वो भी उनके साथ ही वहीं पर बैठा होता है, सोच रहा होता है अब अचानक से वो लड़का कहां से निकल आया जो कि मुझसे भी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर वो यंग मास्टर कहां पर चला गया? मुझे लगता है किसी कमीने ने जहां पर उसे किडनैप किया होगा। जबकि दूसरी तरफ फाइव अलायंस के लीडर जो होते हैं वो सोच रहे होता है कि डोगू हैंटियां जहां पर बहुत ही बुरा फंसा है, बैगर किंग जहां पर इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो बैगर किंग फिर से आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम वाकई में जहां पर उसे ढूंढने वाले हो या नहीं। और साथ ही वो देखते हैं और कहते हैं कि अलायंस लीडर तुम जहां पर हंस क्यों रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा जहां पर उसके किडनैप में कोई हाथ है, क्योंकि तुम जहां पर हमारी बातों से मुस्कुरा रहे हो। तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं 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 बैगर किंग ऐसा कुछ भी नहीं है सीनियर मास्टर, मैं तो बस यहाँ पर ऐसी हंस रहा था, आप यहाँ पर मेरी बात को सीरियसली मत लें। और दूसरी तरफ हमारे जू को दिखाते हैं कि हमारा जू जो होता है वो लड़की के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद चुपचाप बाहर से अंदर की तरफ आ रहा होता है, यानी कि वो उसके पैलेस से भागकर वापस अपने पवेलियन की तरफ आ रहा था ताकि जाकर आराम से सो सके। तो वो कहता है मैं उस लड़की की मदद करना चाहता हूं और उसने कहा कि कल इसी समय के ऊपर आ जाना, तो क्या मुझे यहाँ पर जाना चाहिए या फिर वो मुझे किसी ट्रैप में फंसाना चाहती है। जब किसी के साथ ही इवन डीमन बाहर निकलता है और उसे कहता है कि ह्यूमन डिस्ट्रॉयर क्या तुम वाकई में इस लड़की की मदद करने के लिए जाने वाले हो, क्या तुम सीरियस हो? तो हमारा ह्यूमनली डिस्ट्रॉयर यानी कि हमारा जू से कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, क्या मुझे सीरियस नहीं होना चाहिए? तो ह्यूमनली डीमन उसे कहता है कि तुम किसी ऐसी लड़की के लिए जिसे तुम जानते भी नहीं हो उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाना चाहते हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया? अब ये मत कहना कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। अब ऐसा भी नहीं है कि तुमने उस लड़की को पहली बार देखा और तुम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। तुम ह्यूमनली डीमन और तुम ह्यूमनली डिस्ट्रॉयर हो और आगे जाकर तुम इस तरह के बहुत सारे कारनामे करोगे और बहुत सारी लड़कियां आएंगी। तो इसी के साथ हमारा जू से कहता है कि ह्यूमनली डीमन तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है सबके बारे में। मैं जहां पर तुम्हारी बात को समझ रहा हूं लेकिन उस लड़के को बचाना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस नजर से मैं उस लड़की को देख रहा था मुझे ऐसे लगता है जैसे कि वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह है। कभी मैं भी जहां पर उसी की तरह रो रहा था और मुसीबत में था। जब मास्टर नो ने मेरी मदद की, जहां पर मैं उसकी मदद करूंगा ताकि वो जहां पर से आजाद हो सके, बिल्कुल एक आजाद बटरफ्लाई की तरह। तो ह्यूमनली डीमन उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे बस करो, वो तुम्हारी फ्यूचर एनिमी हो सकती है, यानी कि वो मास्टर डोगू हैंटियान की बेटी है, यानी कि नादर्न ब्लेड एसोसिएशन की बेटी है जिसके लोगों को तुमने मारा था। तो मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूं कि प्यार बेकार होता है, इसका अंत जो होता है बहुत ही बुरा होता है। तुम्हारा जू कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता और वैसे भी ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम यहाँ पर इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। और मास्टर हुइनिंग उसे कहता है कि प्यार ही सब कुछ होता है, तुम्हें यहाँ पर वाकई में कुछ नहीं पता। ह्यूमनली डीमन सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर इस लड़के को अपना डिसाइपल बनाना चाहता था ताकि कल को ये मेरा सक्सेसर बन जाए, लेकिन ये लड़का गलत रास्ते के ऊपर चल गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूं? इसे पता ही नहीं है कि यहाँ पर उस लड़की के साथ रहना इसके लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब किसी के साथ ही सामने से नादर्न ब्लेड एसोसिएशन के सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो कि वहां पर सामने भागते फिर रहे होते हैं और किसी को ढूंढ रहे होते हैं। तो जू कहता है कि इन लोगों को अचानक से क्या हो गया, क्या कोई अटैक हुआ है, जहाँ पे किसी ने कोई चीज चोरी कर लिया, जो सभी लोग यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं। तो हमारा जू आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि एक्सक्यूज मी सर, एक बात तो बताइएगा। तो वो कहता है हाँ क्या हुआ? तो हमारा जू से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है इस वक्त एक फर्स्ट लेवल की इमरजेंसी है, हम सभी को एक ऑर्डर इशू हुआ है कि हमें एक यंग मास्टर को ढूंढना है और हम उसी को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। अचानक से वो कहीं पर गायब हो गया और ये बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि बैगर किंग और उसके साथ साथ मास्टर जीगोर और बाकी के सभी एल्डर्स जो हैं, यानी सीनियर एल्डर्स इस वक्त हमारे एसोसिएशन लीडर के साथ उनके रूम में है और उनके पर दबाव डाल रहे हैं। तो जू कहता है कि तुम यहाँ पर किसको ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है हमें नहीं पता, हम यहाँ पर सिर्फ उसको ढूंढ रहे हैं, हमने कभी उसे देखा भी नहीं है। तो हमारा जू कहता है क्या तुम लोग बस ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हो जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं है? तो हमारा जू से कहता है क्या तुम्हें उसका नाम पता है? तो वो सोल्जर उसे कहता है कि हाँ उसका नाम हमें पता है, उसको जेड फेस डिवाइन ड्रैगन कहते हैं, मेरे हाल में इसी तरह का कोई नाम था। तो जू कहता है क्या जेड फेस डिवाइन ड्रैगन? तो हमारा जू कहता है ये क्या हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए गायब क्या हो गया, इन लोगों ने तो मेरे पीछे यहाँ पर पूरी फोर्सेस लगा दी मुझे ढूंढने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारा जू सीधा पवेलियन की तरफ चल पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनका मिलिट्री एडवाइजर जो होता है हैंटियान के पास आता है और उसे कहता है कि सर माफ करिएगा, हम लोग अभी तक उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए। जबकि अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि क्या तुम लोग वाकई में यहाँ पर उसे ढूंढ भी रहे हो या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर उसे ढूंढ भी रहे हो, क्योंकि तुम लोग उसे ढूंढोगे क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे पास ही तो है। इसी के साथ एडवाइजर चलाकर उसे कहता है कि एल्डर पैंग प्लीज यहाँ पर अपने अल्फाज को सोच समझकर बोले, आप यहाँ पर हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो मास्टर पैंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर गलत ही क्या कहा, मैं बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ। ये बात सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर उस लड़के का यानी यंग मास्टर का तुम्हारे लोगों के साथ झगड़ा हुआ था, तुम्हारी पनिशमेंट स्क्वाड को उसने बहुत ही बुरी तरह से सभी लोगों में पीटा था, यानी पब्लिकली उसे पीटा था। तो बताओ कि तुम लोग उससे बदला लेना नहीं चाहोगे, और मैं तुम्हारी नादर्न ब्लेड एसोसिएशन वालों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं, तुम लोग यहाँ पर किसी से बदला लिए बिना रहते नहीं हो। तो एडवाइजर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि बैगर किंग चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हम सभी लोगों को मिलकर उसे ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं मिलेगा तो हालात बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। के साथ ही बाहर से आवाज आती है कि डिवाइन ड्रैगन अंदर आना चाहता है। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या यंग मास्टर आ गया? तो वो सभी लोग जो वहां पर उस तरफ देख रहे होते हैं दरवाजे की तरफ, क्या ये वाकई में यंग मास्टर जू है? तो जैसे ही जू अंदर आता है उनसे कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों जमा है? तो हमारे मास्टर यानी बैगर किंग जो होते हैं, मास्टर पुंग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए जाते हैं और कहते हैं माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर, मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गया था, आप यहाँ पर वापस आ गए हैं। और उसके सामने जाकर अपने घुटने टेक देता है। और ये देखने के बाद बाकी के सभी लोगों को झटका लगता है, क्योंकि इस वक्त म्यूरियम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर इंसान जो है वो यंग मास्टर को अपना माय लॉर्ड कह रहा है और उसके
सामने अपने घुटने टेक रहा है, तो इसी वजह से उन लोगों को शक हो जाता है कि इस लड़के की आइडेंटिटी कुछ और है। तो माजू जो होता है वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करता है और कहता है कि मास्टर पोंग जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, सभी लोगों को तुम्हारे पर शक हो रहा है, तुम एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो, तुम जहां पर मेरे सामने घुटने टेक रहे हो जिसे कोई जानता भी नहीं है। जबकि मास्टर हैंग ट्यांग जो होते हैं उन्हें तो ये बात जहां पर और भी ज्यादा खल रही होती है, क्योंकि वो यहाँ पर इस लड़के को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अब जहां पर वो ये देख रहे हैं कि मास्टर पोंग जिसके सामने वो भी फाइट नहीं करना चाहता, वो बंदा जहां पर उसके सामने घुटने टेक कर बैठा है, तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बैगर किंग ने कभी जहां पर मेरे ग्रैंडफादर के सामने घुटने नहीं टेके थे, वो यहाँ पर इस लड़के के सामने अपने घुटने टेक रहा है। आखिर इस लड़के की आइडेंटिटी है क्या है, रियल इसकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है। हमारा सूच होता है वहां पर मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर इस बात को क्लैरिफाई करें, आपने यहाँ पर सभी के सामने मुझे माय लॉर्ड कह दिया है, जिसकी वजह से सभी लोग सस्पिशियस हो रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद बैगर किंग कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, आपके गायब होने की वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गया था और आपको देखकर मैं एक्साइटेड हो गया था, जिसकी वजह से मेरी जुबान स्लिप हो गई और मैंने यहाँ पर यंग मास्टर कहने की बजाय माय लॉर्ड कह दिया। हमारा सूबी वहां पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल तुम्हारे पोते की तरह हूँ और हमेशा तुम मुझे अपने पोते की तरह ही ट्रीट करते हो, इसी वजह से तुम मुझे यंग मास्टर कहते हो और आज अचानक से तुमने मुझे माय लॉर्ड कह दिया और मैं भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 23 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में वहां पर मौजूद सभी लोगों को इस बात के ऊपर यकीन हो गया होगा कि ये इसका लॉर्ड नहीं है बल्कि यंग मास्टर है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, इवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर यानी कि बैगर किंग और साथ में हमारा जू जो होता है दोनों वहां पर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के मास्टर और यंग मास्टर हैं। तो बाकी के सभी लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं और साथ उनमें से किसी को भी यहाँ पे इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो सभी लोग ये बात सुन तो चुके होते हैं कि यहाँ पर बैगर किंग ने कहा कि उसकी जुबान स्लिप हो गई थी, इसी वजह से उसने यहाँ पर यंग मास्टर की बजाय माय लॉर्ड कह दिया। तो हमारा जू जो होता है उन सभी लोगों से कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा, आप सभी लोग यहाँ पर मेरी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गए, मैं एक बहुत ही जरूरी काम निपटाने के लिए बाहर निकला था, मुझे माफ करना कि मैंने आप में से किसी को इस बारे में नहीं बताया और मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो मास्टर हैंग ट्यांग से कहता है कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बैगर किंग को रिस्पेक्ट देते हुए हमें यहाँ पर पूरे अपने इलाके में तुम्हें ढूंढना पड़ा। फिर साथ ही मुझे कहता है कि यहाँ पर तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, तो हम लोग यहाँ पर किसी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जाए और वहां पर जाकर बैठकर बात करें और इसी के साथ ही वो अपने डाइनिंग टेबल पर ले जाते हैं, जहाँ पर हमारा यंग मास्टर नैमकॉन्ग भी वहीं पर बैठे होते हैं और वो सभी लोग वहां पर एल्डर्स के बीच में वहां पर बैठे होते हैं। तो हमारा जू जो होता है उसे यहाँ पर मास्टर हैंग ट्यांग जो होते हैं वो अपने हाथ से उसे वाइन पिलाते हैं और कहता है कि ये लो जरा इसको पी कर देखो, वारियर वेंज बहुत ज्यादा अच्छी वाइन है। और बैगर किंग भी वहीं पर बैठकर पी रहे होते हैं, जबकि हैंग ट्यांग वहां पर सोच रहा होता है क्या इस बैगर किंग को लगता है कि मैं इस बात के ऊपर यकीन कर लूंगा, मुझे अभी भी यहाँ पर इस बात के ऊपर शक है, इसने उसे माय लॉर्ड कहा था और मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में इसका लॉर्ड हो सकता है, इसकी रियल आइडेंटिटी छुपी हुई है, क्योंकि ये लड़का अचानक से कहीं पर अपीयर होता है और उसके पास बहुत ही स्पेशल मार्शल आर्ट्स हैं, ऐसी मार्शल आर्ट जैसे इस लड़के के पास होनी नहीं चाहिए थी, तो मुझे इस लड़के को और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो वहां पर बैठकर वो लोग काफी देर के लिए पीते हैं, जबकि नैमकॉन्ग वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इन लोगों के बीच में क्या कर रहा हूँ, ये मेरी किस्मत समझ लो कि इतने सारे खास लोगों के बीच में मेरे जैसा लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है, जबकि हमारा जू भी वहां पर सोच रहा था कि इन बुढ़े खूबसूरत लोगों के बीच में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये समझ लो कि मेरे लिए बड़ी आनर की बात है। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर एक दूसरे से गप्पे लगाते हैं, गप्पे लगाने के बाद वहां पर से अपनी जो उनकी मीटिंग होती है वो खत्म होती है, तो उसके बाद माजू कहता है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर सारा टाइम मास्टर हैंग ट्यांग उसी की तरफ घूर कर देख रहे थे। माजू कहता है कि मुझे लगता है कि इस बंदे ने मेरे पर यकीन नहीं किया, यानी कि मेरी और मास्टर यानी मास्टर पोंग दोनों की हम दोनों की जो एक्टिंग थी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, इसी वजह से मुझे घूर कर देख रहा है, तो मुझे यहाँ पर इसके सस्पिशंस को दूर करना ही होगा, या फिर यहाँ पर मुझे उसका लॉर्ड ही समझ रहा है। तो एल्डर पैंग नैमकॉन्ग से कहता है कि तुमने कहा कि तुमने अपनी आंखों से यहाँ पर यंग मास्टर को उसके स्किल्स को यूज करते हुए देखा जो कि शाओलिन के मार्शल आर्ट्स के स्किल्स थे। तो माजू कहता है कि अब अचानक से इसने यहाँ पर ये बात कहां से छेड़ दी, प्लीज यहाँ पर अब यहाँ पर रोजदा डिटेल में बात मत करना, क्योंकि मास्टर जीगोंग मुझे घूर का देख रहे हैं। तो यंग मास्टर नैमकॉन्ग जो है वहां पर सारी की सारी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि वहां पर इसने कौन कौन से स्किल्स को यूज किया। तो वो कहता है कि ये बात वाकई में सच है, मैंने वहां पर जितने भी स्किल्स देखे वो सारे के सारे ग्रैंड मास्टर हुइनिंग के थे, जो कि आज से 700 साल पहले गुम हो चुके हैं, क्योंकि मास्टर हुइनिंग आज से 700 साल पहले शाओलिन के ग्रेट मास्टर हुआ करते थे, और मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी आंखों से नहीं देखता तो मैं यकीन कर भी नहीं पाता। तो मास्टर पैंग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जबकि माजू सोच रहा था कि यहाँ पर एमी बात को बढ़ा रहा है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो मुझे यहाँ पर मास्टर हुइनिंग की मार्शल आर्ट्स मिल गई हैं, लेकिन अभी तक ये बात वेरीफाइड नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि आप लोग यहाँ पर मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं मास्टर हुइनिंग का डिसेंडेंट हूँ। तो बैगर किंग जो होते हैं वहां पर बीच में उसे कहते हैं कि अगर ये बात वेरीफाइड हो जाती है, जरा सोच कर देखो यंग मास्टर, तुम्हारा लेवल कितना बढ़ जाएगा, जरा सोचो अगर ये बात वाकई में कंफर्म हो जाती है कि तुम मास्टर हुइनिंग के डायरेक्ट डिसाइपल हो, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर इन सभी शाओलिन के लोगों के ग्रैंड अंकल हुए। ग्रैंड मार्शल अंकल होने का मतलब यह है कि तुम्हारा लेवल इस वक्त जो मास्टर जीगोंग जहाँ पर बैठे हुए और तुम्हारा स्टेटस भी इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा स्टेटस यहाँ पर बैठने लायक हो जाएगा। तो माजू कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि मास्टर जीगोंग कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मास्टर पोंग आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस लड़के का स्टेटस हो सकता है कि मुझसे
से भी ज्यादा ऊपर चला जाए, क्योंकि ये लड़का जो है ये मेरा भी ग्रैंड मार्शल अंकल निकलेगा अगर ये बात वाकई में सच निकल जाए कि इसके पास शाओलिन की मार्शल आर्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली हमारे ग्रैंड मास्टर से आई हैं। मास्टर हैंग टियान जो होते हैं वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसके साथ बैठा हुआ साउदर्न ब्लेड एसोसिएशन का मास्टर भी हैरान होता है कि इस लड़के का लेवल तो वाकई में काफी ज्यादा हायर होने वाला है। तो मास्टर पैंग उसकी काफी ज्यादा तारीफें कर रही होती है और साथ उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ऑर्थोडॉक्स सेक्टर में तुम एक बहुत ही हायर पोजीशन के ऊपर बैठ सकते हो, तुम्हें यहाँ पर एक हायर पोजीशन ऑफर की जा सकती है। हमारा सोच होता है वहां पर उनके सस्पिशंस को दूर करने की जितनी ज्यादा कोशिश कर रहा था उतनी ज्यादा उनके सस्पिशंस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि वो उतना ज्यादा और इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि उसकी ज्यादा तारीफें होती जा रही हैं। तुम्हारा जू कहता है मैं तो बस एक न्यूबी हूं, आप जहां पर मेरे बारे में इस तरह की बातें ना करें। जबकि हैंग टियान वहां पर सोच रहे होते हैं कि अचानक से एक लड़का यहाँ पर आता है और उसके बारे में ये बात हो रही है कि अगर उसकी पावर्स वेरीफाई हो जाती हैं तो उसका स्टेटस मेरे स्टेटस से भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एल्डर्स के स्टेटस के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसे दूसरे नजरिए से देखूं तो इसका मतलब यह है कि इसको इस वक्त शाओलिन की पूरी मदद हासिल है, क्योंकि शाओलिन के साथ इसका रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और बैगर किंग इसे यंग मास्टर कह रहा है और मैंने इसे माय लॉर्ड कहते हुए सुना। इसका मतलब यह है कि बैगर किंग की 1 लाख की जो आर्मी है वो भी यहाँ पर इस लड़के के हाथ में आ जाएगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये लड़का जो है इस वक्त इसके हाथ में बहुत ही पावरफुल सुप्रीम पावर है जो कि नादर्न ब्लेड एसोसिएशन वालों के पास बिल्कुल भी नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है काश मेरी यहाँ पर एक और बेटी होती, अगर यहाँ पर मेरी बेटी होती तो मैं उसकी इस लड़के के साथ शादी कर देता और उसके बाद यहाँ पर ये लड़का जो है मेरा यंग मास्टर बन जाता। अब यहाँ पर ये लोग खाने को एंजॉय कर रहे थे उसी वक्त वहां पर दूसरी तरफ वोटों की गिनती हो रही थी, जहां पर सभी एल्डर्स ने वोटिंग की थी और वोटिंग करने के बाद नतीजा ये निकलता है कि सभी लोग यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर को एक्सटर्मिनेट करेंगे, यानी कि वोट जो होते हैं वो इस हक में निकलते हैं कि वो लोग इस बात को मान लेते हैं। सारी की सारी म्यूरियम अलायंस और सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स सेक्टर जो है वो इस बात को मान लेते हैं। वोटिंग में यही रिजल्ट निकलता है कि वो लोग जितने भी कल्ट लीडर्स हैं, जितने भी कल्ट के लोग हैं, सभी लोगों को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे। और मास्टर हैंग टियान इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें से यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत मिली है और इससे उनका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने वाला है कि पूरी की पूरी ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम जो है वो एक पेज के ऊपर सभी लोग मिलकर यहाँ पर जितने भी कमीने लोग हैं डिमोनिक उन सभी को मारना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। दिन के वक्त हमारा जूज होता है वो जंगल में निकल जाता है। वहां पर जाने के बाद हिमालय डीमन से कहता है कि मुझे सिखाओ, मैं तलवारबाजी सीखना चाहता हूं। तो हिमालय डीमन उसे कहता है कि आप तुम वाकई में तलवारबाजी सीखना चाहते हो, लेकिन किस लिए? तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर रात के वक्त मैं उस लड़की की मदद करने के लिए जाऊं और वहां पर मैं फंस जाऊं, तो फिर मुझे तलवारबाजी तो आनी चाहिए। मैं यहाँ पर नादर्न ब्लेड एसोसिएशन के खिलाफ जाने वाला हूं। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पंचिंग टेक्निक के साथ मैं उनसे बचकर निकल सकता हूं? मेरे पास यहाँ पर तलवारबाजी की टेक्निक्स भी तो होनी चाहिए। तो हिमालय डीमन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान के पास आए हो जो तुम्हें यहाँ पर दुनिया की सबसे बेस्ट तलवारबाजी की टेक्निक सिखा सकता है, क्योंकि मेरी तलवारबाजी की टेक्निक दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्निक है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्निक सिखाता हूँ। अपनी तलवार को निकालो और इसे हवा में उड़ाओ। तो वो अपनी एनर्जी की मदद से अपनी डार्क स्वर्ड को निकालकर उसे हवा में उड़ाता है। तो वो कहता है बहुत ही अच्छे, अब यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो करो, यानी कि अपनी एनर्जी को यूज करते हुए। तो माजू कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ। इसी के साथ ही माजू अपनी एनर्जी को उस तलवार के अंदर इम्ब्यूट करता है और उसको गाइड करते हुए तलवार को सामने की तरफ थ्रो करता है। तो उसकी तलवार उड़ती हुई सामने बड़ी तेजी के साथ काफी दूर तक जाती है। तो जब वो दूर तक जाती है तो उसी के साथ हिमालय डीमन से कहता है बस करो, अब इसे वापस लेकर आओ। तो माजू कहता है क्या अचानक से इसे वापस लेकर आऊं? तो वो कहता है हाँ, अचानक से इसे वापस लेकर आना है। तो माजू वहीं पर से मिड एयर में से उसे वहां पर अपनी तरफ वापस खींचता है। तो जब माजू अपनी तलवार को वापस की तरफ खींचता है तो रास्ते में वो एक पेड़ के साथ टकराती है और दूसरे पेड़ के अंदर आकर धंस जाती है, यानी कि उस पेड़ के अंदर आकर धंस जाती है और वहां से निकल नहीं पाती। तो माजू कहता है ये क्या, ये तो उसके अंदर अटक गई है, वहां पर से निकल नहीं पा रही, अब मैं क्या करूं? तो हिमालय डीमन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर ये कोशिश नाकाम गई, तुम इतने ज्यादा बेकार और तुम्हारी अंदर की और तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बेकार है कि तुम यहाँ पर अपनी तलवार को एक बैम्बू ट्री के अंदर अटके हुए बाहर नहीं खींच सकते। हालांकि तुम यहाँ पर इससे बड़े पेड़ को बड़ी आसानी के साथ अपनी की मदद से और इस तलवार की मदद से 2 टुकड़ों में काट सकते हो, यहाँ तक कि तुम आयरन और स्टील को भी काट सकते हो। ऊपर से तुम यहाँ पर अपनी तलवार को सिर्फ और सिर्फ 31 मीटर्स तक ही उड़ा सकते हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी इनर की जो स्टेट है बहुत ज्यादा पैथेटिक है और तुम्हारी जो पावर लेवल है बहुत ज्यादा लो है। मुझे तुम्हारे पर तरस आ रहा है, तुम्हें यहाँ पर अपनी की पावर को इनहेंस करना होगा अगर तुम यहाँ पर वाकई में तलवारबाजी सीखना चाहते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 24 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जू वाकई में यहाँ पर कुछ सीख पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हिमालय डीमन जो होता है हमारे जू को वहां पर तलवारबाजी की एक टेक्निक सिखाता है, लेकिन साथ उसका मजाक उड़ा रहा था क्योंकि उसके पास कल्टीवेशन का पावर नहीं होती, साथ ही की पावर बहुत ज्यादा कम होती है। तो हमारा जू कहता है कि ये तो यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है और इसी के साथ हिमालय डीमन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर तलवारबाजी की टेक्निक को इतनी आसानी से सीख सकते हो? तलवारबाजी एक बहुत ही खास टेक्निक होती है जिसकी यहाँ पर काफी सारी राम्स होती है। तो हमारा जू कहता है ये तो अचानक से यहाँ पर अब एक मास्टर की तरह बात कर रहा है, मुझे तो यहाँ पर तलवारबाजी की तलवार के बारे में नहीं
नहीं पता और जहाँ पर मुझे तलवारबाजी का लेक्चर दे रहा है। तो माजू कहता है बताओ कि तलवारबाजी कितनी राम्स होती हैं। तो वो कहता है कि तलवारबाजी की काफी सारी राम होती हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें हाईएस्ट राम में पहुंचना पड़ेगा ताकि तुम जहाँ पर अपनी ट्रू की मदद से तलवार को कंट्रोल कर सको। तुम हाई राम में पहुंच जाओगे तब तुम जहाँ पर अपनी तलवार को अपनी एनर्जी की मदद से कंट्रोल कर पाओगे। तुम्हें जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को यूज करना, तुम्हारी तलवार जो तुम्हारे दुश्मन का गला काट देगी। तो जू कहता है कि ये ट्रू की आएगी कहां से और मैं यहाँ पर इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो कहता है कि नहीं ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर तुम जहाँ पर ट्राई करो तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर इंटेंजिबल स्वॉर्ड राम में पहुंचना होगा। इंटेंजिबल स्वॉर्ड राम में पहुंचने के बाद तुम्हारे लिए अगला स्टेप काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो वहां पर माजू जो होता है काफी देर के लिए ट्रेनिंग करता है और साथ ही वहां पर सेम उसी टेक्निक को यूज कर रहा था जो उसके मास्टर ने उसे बताई है, यानी कि हीवनली डीमन ने उसे बताई है। तो तलवार को सामने फेंककर वापस खींचना, तलवार को सामने खींचकर बार बार वापस खींचना, और इसमें वो काफी ज्यादा माहिर हो जाता है और उसके रास्ते में आने वाले पेड़ों को भी वो काट रहा होता है। तो उसकी एनर्जी जो होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हीवनली डीमन उसे कहता है कि नहीं इतना नहीं, अभी और करना है। तुमने अभी तक यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं किया, तुम्हें बस यहाँ पर और ज्यादा पावर को यूज करना, अपनी की पावर को इनहेंस करो ताकि तुम यहाँ पर स्वॉर्ड घस्ट बना सको। तो माजू कहता है कि वो क्या होती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, अपने हाथ में अपनी पावर को इंक्रीज करो, अपनी की पावर को इंक्रीज करो और साथ ही अपनी तलवार को पीछे की तरफ खींचो। और इसी के साथ ही माजू वहां पर उन सारी की सारी टेक्निक्स को अप्लाई करता है जिसके साथ से वहां पर दिखाई देता है कि वाकई में उस लड़के ने स्वॉर्ड घस्ट बना ली। तो हीवनली डीमन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कमीना वाकई में एक टैलेंटेड लड़का है। मुझे भी ये टेक्निक को परफॉर्म करने में कितने दिन लगे थे, लेकिन इसने कुछ ही घंटों में यहाँ पर हीवनली स्वॉर्ड की घस्ट को भी अप्लाई कर लिया, यानी कि इसने यहाँ पर इस टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। तो माजू जो होता है थक जाता है तो वो लेट जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। वो हीवनली डीमन से पूछता है कि बताओ कि तुम कहां से कौन सी राम तक पहुंचे थे। हीवनली डीमन उसे कहता है कि जिस स्टेज को तुम मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो मैं इससे बहुत ज्यादा आगे था। तो माजू कहता है क्या बहुत ज्यादा आगे, इसका मतलब यह है कि इसके आगे बहुत सारी राम हो सकती हैं। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि हाँ इसके आगे और भी बहुत सारी राम्स हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। उनमें से एक तो यहाँ पर स्वॉर्ड की यानी कि नेचर स्वॉर्ड है। तुम यहाँ पर इसको यही समझ लो कि इंटेंजिबल स्वॉर्ड के बाद हाई राम और उसके बाद नेचर स्वॉर्ड आती है। तो माजू कहता है कि नेचर स्वॉर्ड में क्या होता है। तो उसे कहता है कि नेचर स्वॉर्ड का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर नेचर को ही अपनी पावर की तरह यूज कर सकते हो, यानी कि अपनी तलवार की तरह यूज कर सकते हो। जरा सोचकर देखो, आसमान के ऊपर से बारिश बरस रही है और उस बारिश के पानी को तुम अपनी की के साथ तलवार बनाकर ग्राउंड के ऊपर गिराओगे तो कितने लोग मरेंगे। जरा सोचो कि आसमान के ऊपर से ठंडर गिर रही है और उस ठंडर को तुम अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करके ग्राउंड के ऊपर गिराओगे स्वॉर्ड एनर्जी के साथ, तो वो कितना बड़ा अटैक करेगी। या फिर हवा को तुम यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड एनर्जी की मदद से स्वॉर्ड बना सकते हो। ये वो लेवल होता है जिसको हम लोग नेचर स्वॉर्ड कहते हैं। नेचर स्वॉर्ड लेवल एक बहुत ही पावरफुल लेवल है और इसके पीछे भी एक लेवल है। तो माजू कहता है क्या इसके आगे भी एक लेवल होता है। तो वो कहता है कि हाँ इसके आगे भी एक लेवल होता है, लेकिन उसके बारे में तुम्हें फिलहाल के लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हें उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि जब तुम्हें यहाँ पर उसकी समझ आएगी उस वक्त तुम्हें यहाँ पर उन लोगों को फेस करना पड़ेगा। तो माजू कहता है कि किन लोगों को फेस करना पड़ेगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि चलो बता ही देता हूं, मैं तुम्हें नाम बता देता हूं। इसके आगे जो नया जो स्वॉर्ड लेवल होता है उसको यूनिवर्स स्वॉर्ड लेवल कहते हैं। ये तुम्हें यहाँ पर कुछ बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस का मुकाबला करना पड़ता है तब जाकर तुम इस लेवल पर पहुंच सकते हो। तो माजू कहता है कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, क्या वो म्यूरियम के बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हैं। तो वो कहता है कि नहीं वो लोग म्यूरियम से बिल्कुल भी नहीं है बल्कि वो एक दूसरी दुनिया से हैं। तो हीवनली डीमन उसे यहाँ पर डिटेल बिल्कुल भी नहीं बताता। जबकि दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन जो होता है माजू का दिखाता है कि माजू को इनविटेशन मिलता है मास्टर हैंगटियान जो होते हैं उसे मिलने के लिए, उसे अपने घर में बुलाते हैं जहां पर उसे डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है। तो माजू कहता है कि इसे अचानक से क्या हो गया, इसने यहाँ पर मुझे डिनर पर क्यों इनवाइट किया है। तो माजू जो होता है उसे मिलने के लिए उस पवेलियन में आ जाता है जिस बड़ी बिल्डिंग को वो दूर से देखता था। उस स्वॉर्ड पवेलियन के अंदर उसे यहाँ पर खाने पर बुलाया गया होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उसके पास इन्फॉर्मेशन निकलवानी चाहिए कि वो क्या करने का इरादा रखता है। मुझे ये तो पता है कि वो मेरे खिलाफ है और जहां पर मुझसे बदला लेना चाहता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद पता चलेगा कि अब उसकी नीयत बदली या नहीं। तो जब वो अंदर जाता है तो मास्टर डोगू हैंटियान जाते हैं उसे वहां पर वेलकम कहते हैं और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन्विटेशन को मानकर यहाँ पर इस बैंक्वेट पार्टी में आने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मुश्किल तो नहीं होगी। तो माजू कहता है कि तुम्हारी इस बड़ी बिल्डिंग को इतनी दूर से देखा जा सकता है, मुझे यहाँ पर मुश्किल कैसे होगी। और साथ ही तुम्हारा पैलेस वाकई में बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा कमाल का है। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं भी यहाँ पर रुक जाऊं। तो ये बात सुनने के बाद एसोसिएशन लीडर वहां पर सोच रहे होते हैं ये कमीना यहाँ पर मेरी बिल्डिंग के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इसके सामने चारा डालना चाहिए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो फिर यहाँ पर रुक सकते हो, या फिर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग बिल्डिंग बनवा सकता हूँ, सेम ऐसी एक बिल्डिंग बनवा कर दूंगा, वो बिल्डिंग तुम्हारी होगी। तो माजू कहता है नहीं मुझे यहाँ पर कोई और बिल्डिंग क्यों चाहिए होगी, मुझे ये बिल्डिंग दे दो ना, तुम यहाँ पर से दूसरी बिल्डिंग में चले जाओ। ये बात सुनने के बाद मास्टर हैंकियन काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम काफी अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इस बिल्डिंग को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जू कहता है कि देखो मुझे पता था कि तुम इस बिल्डिंग को कभी नहीं छोड़ सकते, और साथ ही उसे कहता है मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, और वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पता चले कि आज यहाँ पर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो फिर साथ ही उसे टेबल पर इन्वाइट किया जाता है जहाँ पर उसके सामने बहुत सारे खाने रखे जाते हैं। तुम्हारा जू जब वहाँ पर टेबल पर पड़े हुए खानों की तरफ देखता है तो वो कहता है कि जब मैं एम्परर हुआ करता था उस वक्त मेरे पास भी इतने सारे डिलीशियस खाने नहीं हुआ करते थे, ये सारे के सारे खाने आखिर कहां से आ रहे हैं, ये तो यहाँ पर एक बहुत ही लैविश जिंदगी गुजार रहा है। मास्टर हैंकियन उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज चेक करके देखो, हमारे कुक के स्किल्स वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के, और उम्मीद
करता हूँ कि तुम्हें ये खाना पसंद आएगा। यहाँ तक कि इंपीरियल पैलेस के कुक भी इस तरह का खाना नहीं बना सकते। तुम्हारा जू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कमीना जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहा है, हालांकि इसे पता नहीं है कि मैं इंपीरियल पैलेस से हूँ। और इसी के साथ ही जू से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर डिमोनिक पाथ को कितने दिनों तक या फिर कब तक यहाँ पर पूरी तरह से एलिमिनेट कर दोगे। तो वो कहता है कि ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होने वाला है। पहले यहाँ पर हमें एक म्यूरियम अलायंस बनानी होगी। हम लोग यहाँ पर राइटिया सिमल अलायंस के नाम से एक अलायंस बनाएंगे जिसमें सारे एल्डर्स होंगे और सभी एल्डर्स मिलकर यहाँ पर फैसला करेंगे। मुझे लगता है कि इस हिसाब में कम से कम 1 साल तो लग जाएगा, क्योंकि इन कमीने लोगों के हाथ जो है वो बहुत ज्यादा लंबे हैं और जो पता नहीं कहां पर छुपे हुए हो सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर उन्हें कंप्लीटली इरेडिकेट करना है तो फिर हमें यहाँ पर इससे भी ज्यादा समय लग सकता है, यानी कि कई सालों लग सकते हैं उनको कंप्लीटली खत्म करने के लिए। तो माजू कहता है तो बताओ कि क्या यहाँ पर काम खत्म हो जाने के बाद म्यूरियम अलायंस को डिस्बैंड कर दिया जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। साथ ही वो सोच रहे होता है कि ये लड़का तो यहाँ पर मेरे पास इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा है। मास्टर एंटियानो से कहते हैं कि हर एक चीज का एक ना एक अंत जरूर होता है और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर हिमालय अलायंस अपना मकसद पूरा कर लेगी तो फिर उसके बाद उसको यहाँ पर एक जगह के ऊपर जोड़कर रखने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर से खत्म हो जाएगी। तो माजू वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये कमीना खुद से यहाँ पर अलायंस का लीडर बनना चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पर इस तरह से बातें कर रहा है। इसकी बातों से लगता है कि अलायंस बनाकर जो उसका लीडर बनेगा जिससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और इसे यहाँ पर हिमालय डीमन कल्ट को या फिर इसे यहाँ पर दूसरे लोगों से कोई भी परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। माजू से कहता है कि हिमालय डीमन के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन बताओ, शायद तुम्हें कोई यहाँ पर नई इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। हमने यहाँ पर एक नए बंदे के बारे में सुना है जिसने अभी भी शायद यहाँ पर हिमालय डीमन सेक्टर को ज्वाइन किया है, या फिर वो कोई पुराना मास्टर हो सकता है। वो अपने आप को हिवन डिस्ट्रॉयर कहता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। उसने हमारे बहुत सारे लोगों की जान ली है। हम उस कमीने को ढूंढ निकालेंगे और उसके बाद उस कमीने को ढूंढ कर मारने वाले हैं। मास्टर डोकू हेंटियान कहते हैं कि वैसे भी यहाँ पर हिमालय डीमन कल्ट के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैलते रहते हैं और मुझे लगता है कि हम लोग इस बात को कंफर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर उन लोगों के पास से इस बात को कंफर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि किसी को भी डिमोनिक कल्ट की असली लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसी के साथ ही मास्टर हेंटियान जो होते हैं उसके सामने अपनी ऑफर रखते हैं और उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे यंग लोग जो हैं हमारी नई म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ही जल्दी म्यूरियम अलायंस के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। वहां पर मैं तुम्हें एक जनरल या फिर एक एडवाइजर की वैकेंसी दे सकता हूं जिसके नीचे यानी कि तुम्हारे नीचे 10,000 लोग काम करेंगे। तो बताओ क्या तुम यहाँ पर हमें ज्वाइन करना चाहोगे या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 25 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जू यहाँ पर इसकी बेटी को कैसे भगाकर लेकर जाएगा। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हिवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो जो होता है यानी कि जू जो होता है वो एल्डर के सामने बैठा होता है और हमारे अलायंस लीडर जो होता है उससे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर मेरी अलायंस को ज्वाइन कर लेते हो, यानी कि हमारी जो नाथुरन ब्लेड एसोसिएशन है उसको ज्वाइन कर लेते हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी कुछ है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन दूंगा, हमारी जो नई म्यूरियम अलायंस बनने वाली है उसमें एक पोजीशन दूंगा जिसमें तुम्हारे नीचे 10,000 लोग होंगे। तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करने को तैयार हो। तुम्हारा जू वहां पर सोच रहा था कि ये कमीना तो यहाँ पर मुझे ऑफर देकर अपनी साइड पर करना चाहता है, लेकिन मैं इतनी आसानी के साथ तो इसकी ऑफर नहीं मान सकता। तुम्हारा जू से कहता है कि मैं कोई मार्शल एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूं, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, लेकिन मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगा। तो हेंटियान वहां पर सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, तो मुझे यहाँ पर आप दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। तो वो से कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर किससे मिलवाना चाहता हूँ। तुम्हारा जू कहता है किससे मिलवाना चाहता है और उसी के साथ ही अपनी बेटी को वहां पर बुलाता है। तो उसी के साथ उसकी बेटी जब वहां पर आती है और आकर अपने डैड को हेलो बोलती है तो उसके डैड से कहता है कि चलो तुम तो यहाँ पर आ गए। और हमारा जू जो होता है उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि ये कमीना यहाँ पर क्या करना चाहता है, इसने अपनी बेटी को यहाँ पर क्यों बुलाया। तो उसी के साथ ही मास्टर हेंटियान जो होते हैं वो अपनी बेटी से कहते हैं कि हमारे गेस्ट को यहाँ पर हेलो बोलो, क्या तुम्हें यहाँ पर हमारे गेस्ट दिखाई नहीं दे रहे। तो उसी के साथ ही वो हमारे जू की तरफ देखती है और कहती है तो वही लड़का है जो रात के वक्त मेरे पास आया था, और साथ ही उसे वहां पर अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम डोगू जूलैन है और मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करती हूँ। तो हमारा जू वहां पर सोच रहा था, मुझे लगता है कि ये कमीना आदमी यहाँ पर अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवाकर मुझे समझौते में बांधना चाहता है, लेकिन ये अपनी बेटी की शादी कितने लोगों के साथ करवाएगा, पहले से इसने अपनी बेटी का समझौता किसी के साथ कर दिया हुआ है। तो हमारा जू भी उठता है और उसके सामने अपना सर झुकाता है, उसे ग्रीट करता है, उसे कहता है मेरे लिए बहुत ही बड़ी आनर की बात है मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की से मिल पाया हूं। तो डोगू हेंटियान वहां पर हमारे जू के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखता है कि यहाँ पर मेरी बेटी में इंटरेस्टेड है। तो उसी के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है दोनों बैठ जाओ। और दोनों जब वहां पर बैठ जाते हैं तो हमारा हेंटियान कहता है कि अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारा जू कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस बारे में क्या सोच सकता हूँ, तुम्हारी बेटी वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन साथ ही वो अंदर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में यही सोच रहा है कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करके मुझे अपने साथ समझौते में बांध ले। तुम्हारा जू कहता है कि वैसे मैं यहाँ पर म्यूरियम में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को देख चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, चाहे इसकी कितनी भी तारीफ कर लो, जो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हमारी जूलैन भी वहां पर शर्मा रही होती है, जब किसी के साथ ही फादर वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मेरे जाल में फंस जाएगा। तो उसे कहते हैं मेरी बेटी इस वक्त 19 साल की और शादी की उम्र में पहुंच चुकी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। तुम्हारा जू कहता है कि मेरी उम्र इस वक्त 22 है। और साथ ही हमारा जू कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से चलना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी नाथुरन ब्लेड एसोसिएशन की पूरी तरह से मदद करूंगा, मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ मैं वो जरूर करूंगा। और इसी के साथ ही वो जितना कहने के बाद
उठकर खड़ा हो जाता है, जबकि एल्डर वहां पर सोच रहा होता है लो मेरा काम तो हो गया, मैं अपनी बेटी दिखाकर इसे अपनी साइड के ऊपर कर लिया है। तो माजू कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर से जाना होगा, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम करने हैं। और साथ ही वो जूलैन से भी कहता है कि यंग मिस प्लीज यहाँ पर मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं दोबारा तुमसे जरूर मिलूंगा। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, उसी के साथ ही वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद जूलैन जो होते हैं उसे कहते हैं कि फादर जी बंदा कौन था। तो फादर उसे कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस जल्दी से जल्दी शादी के लिए तैयार होना है। तो वो उसे कहते हैं कि फादर आप यहाँ पर किससे शादी की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन साउदर्न ब्लेड एसोसिएशन के यंग मास्टर या फिर इस लड़के के साथ। तो फादर उसे कहते हैं बकवास बंद करो, तुम्हारी शादी साउदर्न ब्लेड एसोसिएशन के यंग मास्टर के साथ ही होगी। ये कमीना लड़का तो इसी तो बस मैं यहाँ पर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए सोचना मत कि तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ हो सकती है। अब जाओ जाकर जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वही करो। तो वो आगे से उसे कहने लगती है कि वो लड़का बड़ा कमीना है। तो उसके फादर आगे से गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने क्या कहा, दफा हो जाओ, अपने रूम में जाकर अपना कमरा बंद कर लो और बाहर मत निकलना। और बेचारी वहां पर से अपने रूम में वापस आ जाती है। जबकि इसी के साथ ही दिखाते हैं कि आज यहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था, क्योंकि आज एसोसिएशन की मीटिंग खत्म होने वाली है और वहां पर सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। तो जब वहां पर सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं, इसी के दौरान यानी कि सेम टाइम के ऊपर माजूज होता है, वो वाटर अडॉप बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है जहां पर यंग मिस को लेकर भागने वाला है। तो माजू कहता है लो अब यहाँ पर वक्त आ चुका है, मुझे यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन वालों के साथ थोड़ा सा पंगा लेने चाहिए। और इसी के साथ ही माजू जो होता है वो अंदर आ जाता है। माजू जब वहां पर अंदर आता है तो वहां पर यंग लेडी जो होती है वो वांसा के साथ पहले से बात कर रही होती है और उसने उसे सारी की सारी बात डिटेल में बता दी होती है। तो वांसा उसे कहते हैं कि माय लेडी क्या आप वाकई में यहाँ पर रेडी हैं ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन क्या आपको वाकई में उस लड़के के ऊपर भरोसा है? मुझे तो नहीं लगता कि आपको वेंजुन के ऊपर भरोसा करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं पर डिसअपियर हो जाए, यहाँ पर आए ही ना, तो फिर क्या होगा, कहीं आप यहाँ पर बुरी तरह से फंस न जाएं। यंग लेडी से कहते हैं कि वांसा तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जरूर आएगा। मुझे भी यहाँ पर उसकी हर एक बात के ऊपर यकीन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर उसके साथ यहाँ से निकल सकती हूँ। तो मासूक कहता है देखो तो जरा, मैंने इससे कहा भी था कि इस बात को सीक्रेट रखना और यहाँ पर अपनी वांसा को बता रही है, इसका मतलब यह कि ये नौकरानी इसकी बहुत ज्यादा खास है, लेकिन इसे इसको बताना नहीं चाहिए था। तो ही वाली डीमन उसे कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि लड़कियां बेवफा होती हैं और तुमने यहाँ पर इस लड़की की मदद करने का फैसला कर लिया। अब देखो यहाँ पर जो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाली है। तो दूसरी तरफ से जूलैन जो होती है उसे कहती है वो अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं है। तो वांसा उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो डर कर भाग गया होगा, मुझे लगता है कि तुम्हारे सामने बस वो अपने शो ऑफ कर रहा था ताकि तुम्हें पटा सके। तो उसी के साथ ही माजू पीछे से निकलता है और उसे कहता है कि तुम्हें मैं इस तरह का इंसान दिखाई देता हूँ। तो वांसा बहुत तक घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे पीछे कब आए, और साथ ही वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर इसको महसूस क्यों नहीं कर पाई, जी यहाँ पर कैसे पहुंचा। तो माजू जब उसकी तरफ देखता है तो कहता है कि तुम तो वही हो ना जो उस दिन घोड़ा चला रही थी, तुमने तो वहां पर मुझे मारने की कोशिश की थी। तो वो कहती है कि हाँ मैं वही हूँ और तुम भी वही हो कमीनी हो ना जो कि मेरे घोड़े के सामने आकर खड़े हो गए थे। तो माजू से कहता है कि तुम यहाँ पर किसको कमीना कह रही हो, तुम एक कमीनी हो जो कि पब्लिक में इस तरह से घोड़ा चला रही थी और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल शर्म नहीं आती कि चाहे तुम्हारे घोड़े के नीचे कोई आ जाए। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है यानी वांसा जो होती है अपने चेहरे के ऊपर से नकाब उतार देती है और उसे कहती है मैं अपनी यंग लेडी को तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती जो कि घोड़े के सामने आकर खड़ा हो गया था। तो माजू जो होता है उसको देखने के बाद आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि अपना नकाब उतारो, तुम्हें नकाब उतारने की जरूरत नहीं थी। और साथ ही उसे इग्नोर करके सीधा जूलियन के पास चला जाता है और उसे कहता है कि यंग लेडी क्या तुम तैयार हो? तो वो कहते हैं कि मैं तैयार तो हूं लेकिन मुझे 1 मिनट चाहिए होगा। और साथ ही वो जाकर अपना बैग जो होती है पैक कर लेती है, एक बहुत ही बड़ी गठरी बना लेती है। तो उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर अपनी कुछ चीजें रख ली है, अपने सामान और कुछ ज्वेलरी रख रही है। तो माजू जाता है जाकर उस गठरी को उठाता है और उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर से भागने की कोशिश करने वाले हैं, ना कि यहाँ पर से पूरे का पूरा सामान लूट कर भागने वाले हैं। इस सामान को यहीं पर रख दो और हम लोग यहाँ पर से अकेले जाएंगे। जबकि वान साहब से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो माजू कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि ये भी हमारे साथ जाएगी। तो वो से कहती है कि मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। तो माजू कहता है ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हम इसको कैसे अपने साथ लेकर बाहर निकलेंगे। तो वांसा तो हमारी जूलियन से कहते हैं क्योंकि वांसा जो है मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड और मुझे उसको मेरी काफी ज्यादा फिक्र है, इसी वजह से मेरे साथ ही जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? तो माजू कहते हैं वैसे तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। फिर साथ ही उसे कहता है तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा, यानी तुम्हें यहाँ पर एक्टिंग में मेरा साथ देना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर से यंग मिस को लेकर बाहर निकल सके। तो वांसा आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि मिस्टर एक्सपर्ट मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर से कैसे निकलने वाले हो। अब ये मत कहना कि तुम फ्रंट डोर से यहाँ पर से बाहर निकलोगे, बाहर इस वक्त 50 सोल्जर है जो पहरा दे रहे हैं। तो माजू से कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर से इस तरह से निकलने वाला हूँ, मैं एक प्लान बना रहा हूँ और इस प्लान में तुम मेरा साथ दोगी। तो वो कहते हैं कि हाँ बताओ कि मुझे क्या करना है। अपनी यंग लेडी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन यंग लेडी को मार्शल आर्ट्स नहीं आती, इसी वजह से अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो माजू कहता है कि उसे मार्शल आर्ट यूज करने की जरूरत भी नहीं है, जबकि मैं यहाँ पर से तुम्हारी यंग लेडी को उठाकर लेकर जाऊंगा, यानी जैसे हम लोग यहाँ पर से बाहर निकलेंगे मैं तुम्हारी यंग लेडी को उठा लूंगा और अपनी टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ पर से बड़ी तेजी के साथ भाग जाऊंगा। तो वो उसे कहती है लेकिन अगर तुम्हारा पीछा आता तो फिर तुम क्या करोगे, क्योंकि किसी वक्त भी किसी को पता चल गया तो वो तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर सभी को हरा कर आगे बढ़ने वाले हो। तो माजू कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो मुझे यहाँ पर एक ऐसे प्लान की जरूरत है जिसकी वजह से वो लोग हमारा पीछा ना करें। तो इसी के साथ ही माजू जो होता है वो कहता है कि जरा मेरे करीब आओ। तो इसी के साथ ही माजू जो होता है वो यंग लेडी को उसके चेहरे से पकड़ता है, उसका चेहरा घूर घूर कर देख रहा होता है। तो वो यंग लेडी से कहते हैं तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो माजू से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो लेकिन तुम्हारा चेहरा पहचाना जाएगा, इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारे चेहरे के ऊपर काम करने की जरूरत है। वो हीवनली डीमन से कहता है कि हम इसके चेहरे को बदल सकते हैं। तो वो कहता है हाँ बदल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ
सिर्फ 15 मिनट के लिए काम आएगा। तो जू कहता है 15 मिनट काफी रहेंगे। तो इसी के साथ ही जू कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये मेरा प्लान है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसका प्लान क्या है, जहां पर से किस तरह से यंग लेडी को लेकर भागेगा।